इन ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं संजय रोयल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का जो चैप्टर 5 का शेष रहा हुआ भाग है उसके बारे में। अब पीछे तक हमने जो भी पढ़ा था अम्ल, क्षार, लवण जो है उनके सामान्य गुण है, उनकी विशेषताएं, उनकी परिभाषाएं, इसके अलावा पीएच और उनका जो व्यवहारिक जीवन में कैसे पीएच जो है वो अपना रोल अदा करती है, अपनी भूमिका निभाती है, उनसे संबंधित कुछ अवधारणाएं वगैरह जो है वो पढ़ी थी। अब इस पाठ में हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक चाहे वो अम्लीय हों, क्षारीय हों या फिर लवणीय हों, हालांकि हम ज्यादातर लवणों के बारे में पढ़ेंगे। केवल एक क्षार जो है वो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, कास्टिक सोडा जो एक क्षार है, बाकी सारे जो है वो लवणीय हैं। इनको हमें अध्ययन करना है या इनको हमें याद रखना है, पढ़ना है निम्न बिंदुओं के अनुसार। सबसे पहली चीज उस यौगिक का साधारण नाम जो है वो ध्यान में रखेंगे। दूसरा उसका अणुसूत्र, तीसरा जो है वो उसका होगा रासायनिक नाम। चौथा बिंदु होगा उसकी प्राप्ति, कैसे उसे प्राप्त किया जाता है। पांचवा उसके कुछ विशेष गुण हैं तो उन गुणों के बारे में, और छठा बिंदु जो है वो है उनके उपयोग के बारे में। तो इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत हम इन सभी यौगिकों को पढ़ेंगे। कुल 6 यौगिक जो हैं वो अपने सिलेबस में दिए गए हैं। 3 यहाँ अभी हैं, 3 इनके जस्ट बाद में अभी हमें आगे बताएंगे। तो सबसे पहला बिंदु, सबसे पहले यौगिक की बात करें तो वो है एक सबसे सामान्य यौगिक जो हमारे घरों में सामान्यतः मिल जाता है। खाना बनाने के लिए हम जो नमक काम में लेते हैं वो है साधारण नमक। ये इसका सामान्य नाम, नमक जो है वो इसका सामान्य नाम ही है। मारवाड़ी वगैरह में इसको हम लूण वगैरह भी कह देते हैं, वो नमक ही होगा। तो साधारण नाम इसका नमक हो गया, जिसका अणुसूत्र होता है NaCl, और इसका नाम जो है वो होगा सोडियम क्लोराइड। Na यानी सोडियम, Cl यानी क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इसका रासायनिक नाम हो गया। इसके बाद में अगला बिंदु, 3 बिंदु हो गए। साधारण नमक नाम है इसका, अणुसूत्र NaCl, रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। प्राप्ति, इसे प्राप्त कैसे करते हैं? समुद्र जल या फिर खारा पानी जो होता है उस खारे पानी को क्यारियों में जमा कर लेते हैं या भर लेते हैं, और उसके बाद में जब उसका वाष्पन होता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे जो है वो नमक बचा हुआ रह जाता है। हालांकि ये ऐसा जो नमक हमें प्राप्त होता है इसमें कई सारी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे बड़े पात्रों में भरकर पानी के अंदर घोलकर उसमें फिर HCl गैस प्रवाहित करते हैं। जब HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां जो हैं वो अलग रह जाती हैं, और लवण जो है वो हमें निचले तल पर सामान्य लवण यानी नमक जो है, शुद्ध नमक, ये शुद्ध नमक जो है वो अवक्षेपित होकर नीचे जमा हो जाता है, जिसको बाद में खुरच कर अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से अशुद्धियां हटाने के लिए HCl गैस प्रवाहित करके साधारण नमक जो है वो प्राप्त, शुद्ध साधारण नमक है वो प्राप्त कर लिया जाता है। उपयोग की यदि हम बात करें, गुणों में इसमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। ये सफेद रंग का होता है, इसका गलनांक है, क्वथनांक है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, जल में ये विलेय होता है, ये इसके कुछ सामान्य गुण हैं। बाकी उपयोग में ध्यान में रखें, पहला उपयोग भोजन निर्माण में, सब्जी वगैरह हम बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, उसमें काम में लेते हैं। भोजन का संरक्षण करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। मछलियाँ, अचार ये खराब नहीं हों इसलिए इनके ऊपर नमक लगाकर छोड़ा जाता है। इसके अलावा हिमीकरण मिश्रण, बर्फ जमाने का जो मिश्रण होता है जिससे बर्फ जमने के लिए आवश्यक जो तापमान है वो ज़्यादा ठंडा नहीं करना पड़े, अधिक तापमान पर ही बर्फ जम जाए, उसके लिए एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो नमक की सहायता से तैयार किया जाता है। सामान्यतः यदि हम देखें कुल्फी, आइसक्रीम वगैरह जो आती हैं वो बाहर से थोड़ी सी नमकीन लगती हैं, क्योंकि उन्हें जमाने के लिए हिमीकरण मिश्रण का उपयोग किया जाता है जिसमें नमक जो है वो काम में लिया जाता है। फिर दूसरा जो यौगिक है वो है कास्टिक सोडा। ये इसका साधारण नाम है। रासायनिक अणुसूत्र जो है या रासायनिक सूत्र जो है वो हो गया NaOH, और NaOH का रासायनिक नाम हो गया Na यानी सोडियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। प्राप्ति जो है वो इसकी की जाती है नमक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से। नमक को पानी में घोलकर उसका एक विलयन तैयार कर लेते हैं और फिर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक प्लस और एक माइनस, फिर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया वहां पर होगी, जिससे उत्पाद बनेंगे NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त हो जाते हैं और NaOH का सांद्र विलयन जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। उपयोग
उपयोग जो है वो इसके कई सारे हैं, जैसे साबुन, कागज, रेशम उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड की प्राप्ति, बॉक्साइड अयस्क से बॉक्साइड, शुद्ध बॉक्साइड को प्राप्त करना हो तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम का शोधन या रिफाइनिंग करते हैं तो पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी ये काम में आता है। इसके अलावा वसा और तेल बनाने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है और प्रयोगशाला में एक सामान्य अभिकर्म के रूप में ये काम में आने वाला यौगिक है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में ये उपयोग हम सभी यौगिकों के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला में, लैब में ये किसी न किसी रूप में काम में आते ही हैं। इसके बाद में तो इसमें पहले कास्टिक सोडा में देख लें मुख्य बातें जो हुई। कास्टिक सोडा सामान्य नाम, महत्वपूर्ण चीज ये है, सूत्र इसका NaOH, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उपयोग कागज, साबुन, रेशम उद्योग, बॉक्साइड प्राप्ति, पेट्रोलियम शोधन, वसा तेल निर्माण वगैरह में उपयोगी है। फिर है विरंजक चूर्ण, ये एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिसका अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र जो है वो है CaOCl2। अब यहाँ पर जब भी ये सूत्र वगैरह लिखते हैं तो इसमें ध्यान में रखिए, कई बार जल्दी में यूं लिख दिया जाता है CaOCl2, ये लिखना गलत हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो एक अलग तत्व है तो इसको कैपिटल के रूप में ही लिखा जाएगा या कैपिटल के रूप में ही प्रदर्शित किया जाएगा, ये ध्यान में रखें। तो अणुसूत्र हो गया CaOCl2 और नाम Ca कैल्शियम ऑक्सी Cl2 क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये इसका रासायनिक नाम है। प्राप्त कैसे करेंगे, तो प्राप्ति की ये अभिक्रिया है, इसको यदि हम थोड़ा सा वर्णित करें तो उसमें देखें CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, चूने का पानी, कड़ी को हम पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो यही होता है। इस पानी के अंदर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण, और उसका जलीय विलयन हमें प्राप्त हो गया। गुणों की यदि हम बात करें तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण जो है वो अम्ल से क्रिया कर लेता है, तनु अम्ल से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ये कोई खास बात नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है जो एक बार एग्जाम में भी पूछी हुई है कि विरंजक चूर्ण की विरंजन अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा दर्शाइए। तो समीकरण ये हैं, ये दो समीकरण। ये समीकरण है क्या, जब हम विरंजक चूर्ण को जल में विलय करते हैं तो जल में विलय करने पर वो ये गैस देता है, ये है क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस जल के उन्हीं अणुओं से क्रिया कर लेती है, क्योंकि जल वहां पर पहले से ही उपस्थित है तो जल के अणुओं से क्रिया कर लेती है, और जल के अणुओं से क्रिया करके उत्पाद क्या बनाती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन ये है महत्वपूर्ण चीज, इसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो नवजात ऑक्सीजन अणु जो है या नवजात ऑक्सीजन परमाणु जो है वो उत्पन्न करती है, और ये नवजात ऑक्सीजन परमाणु जो है वो कोई भी रंगीन पदार्थ जो होता है उसका रंग उड़ा देता है और उसे बदल देता है रंगहीन पदार्थ में। तो सीधा सा हुआ, विरंजक चूर्ण को जल में विलय करेंगे, क्लोरीन गैस उत्पन्न करेगा, क्लोरीन गैस जल से क्रिया करेगी और जल से क्रिया करने पर ये उत्पन्न करेगी नवजात ऑक्सीजन परमाणु, और वो नवजात ऑक्सीजन परमाणु रंगीन पदार्थ का रंग उड़ाकर उसे रंगहीन पदार्थ में बदल देगा। उपयोग यदि हम देखें तो इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, विरंजन के लिए, रंग उड़ाने के लिए, खास तौर से कागज और कपड़ा उद्योग में। कागज और कपड़ा वही अच्छी क्वालिटी का या गुणवत्ता वाला माना जाता है जो सफेद हो, ताकि उसे हम चाहें जिस रंग में रंग सकें या उसे रंग प्रदान कर सकें, तो उसके लिए उसका सफेद होना जरूरी है। और वो सफेद करने के लिए जैसे ही कागज या कपड़ा वगैरह बनाया उसको उस दौरान गुजारा जाता है विरंजक चूर्ण में से, जिससे वो पूरी तरह से सफेद होकर निकलते हैं, यानी ये क्रिया कहलाती है कागज और कपड़े का विरंजन। तो कपड़े और कागज के विरंजन हेतु इसका उपयोग करते हैं। पेयजल का शुद्धिकरण करने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि ये क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है और क्लोरीन गैस जल में पाए जाने वाले जीवाणु वगैरह जो हैं उनको खत्म कर देती है, इसलिए जल का पेयजल, पीने वाला जो जल होता है उसको शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा कीटनाशक बनाने के लिए या ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते ही हैं। तो तीन जो उपयोगी, महत्वपूर्ण उपयोगी यौगिक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में हम अगला जो यौगिक है उसकी बात करते हैं, या अगला चौथा जो यौगिक है उसकी बात करें। तो चौथा यौगिक जो है वो है खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसका ये इसका सामान्य नाम है, जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो होता है NaHCO3,
और इसका रासायनिक नाम है Na यानी सोडियम, H यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 यानी कार्बोनेट होगा। तो सोडियम सामान्य नाम खाने का सोडा, अणुसूत्र NaHCO3 और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्राप्त कैसे किया जाता है? नमक का जलीय विलयन बनाया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस जो है वो प्रवाहित करते हैं, तो उससे दो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, एक अमोनियम क्लोराइड, लेकिन दूसरा जो है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम अलग से प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राप्ति में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया नहीं है। गुण की यदि हम बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, खाने का सोडा जो है इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकरी उत्पाद बनाने में इसको काम में लिया जाता है। इसकी विशेषता है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उत्पन्न करता है, और इस कारण से उसका उपयोग जो है वो बेकिंग उत्पाद बनाने में किया जाता है। बेकरी उद्योग जिसमें डबल रोटी, बिस्किट, केक, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं, ये सारे जो उत्पाद हैं वो फूले हुए होते हैं। इनको फुलाया कैसे जाता है? आटा लगाने के बाद में, आटा लगाते समय उसमें साथ में बेकिंग पाउडर जो है वो मिला देते हैं, और बेकिंग पाउडर मिला देंगे और फिर उसके बाद में आटा लगाने के बाद में जब उसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब इस कारण से आटा जो वो फूल जाता है, ये गैस जो है वो आटे में छेद बना देती है, तो इससे आटा फूला हुआ और छिद्रित हो जाता है। इससे हमें फूली हुई डबल रोटी, ब्रेड वगैरह जो है वो प्राप्त होती है। इसके अलावा शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक जो बनाते हैं उनके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक बनाने पर उसमें से जो गैस निकलती है वो इससे ही उत्पन्न होती है। इसके अलावा एंटासिड के रूप में, यानी अम्लता, पेट की एसिडिटी को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिरोधी, चोट लगने पर, हल्की चोट लगने पर उसका उपचार करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। और अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, जो सिलेंडर वगैरह कई संस्थाओं वगैरह में लटके हुए रहते हैं, उनके अंदर पाउडर के रूप में ये भरा जाता है। ये अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, और ये गैस जो है वो आग को बुझाने के काम में आती है। इसलिए अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके उपयोग और इसके गुण जो हैं वो मुख्य रूप से ध्यान में रख लें। फिर अगला जो यौगिक है वो है धावन सोडा, धोने का सोडा, जो धोने के लिए काम में लिया जाता है। सूत्र इसका हो गया Na2CO3.10H2O। यहाँ पर सूत्र के बीच में डॉट लगाकर एक संख्या लिखी हुई है और आगे H2O लिखा है। ये चीज हमने इस पाठ में पहले भी पढ़ी थी। ये जो 10 जल के अणु हैं, इस लवण का मुख्य सूत्र तो यही है, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, लेकिन डॉट लगाकर 10H2O लिखा है। ये इस इकाई अणु सूत्र के साथ में जुड़े हुए या पाए जाने वाले 10 जल के अणु जो हैं वो पाए जाते हैं क्रिस्टलन जल के रूप में। तो ये क्रिस्टलन जल को प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र जो है वो इसका सही रूप में यही लिखा जाएगा, हालांकि इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट ही। तो सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3.10H2O इस तरह से लिखते हैं। नाम क्या होगा? Na2 सोडियम, CO3 कार्बोनेट। अब आगे क्रिस्टलन जल को लिखा जाता है हाइड्रेट के रूप में। H2O यहाँ पर हाइड्रेट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अणु कितने हैं उनकी संख्या लिखी गई है इस रूप में। 10 के लिए काम में लेते हैं एक वर्ड डेक या डेका, तो डेका हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम हो गया। प्राप्त कैसे किया जाएगा? तो प्राप्त करते हैं इसको खाने के सोडे से या बेकिंग सोडे से। बेकिंग सोडा जो है उसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह बदल जाता है Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट में, और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, बाहर निकल जाती है। उसके साथ में जब जल के अणुओं को मिलाया जाता है या पानी मिला दिया जाता है, ये शुष्क कार्बोनेट है, शुष्क सोडियम कार्बोनेट है, सोडा एस इसको कहते हैं। इसमें पानी मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? धावन सोडा। उपयोग, गुण वगैरह में कोई ज्यादा विशेष नहीं है। उपयोग में ध्यान में रखें, धोने और साफ सफाई में इसको काम में लेते हैं। तो साफ सफाई, धावन सोडा नाम ही है तो धोने वगैरह के लिए काम में लिया जाएगा। अपमार्जक के रूप में भी इसको काम में लेते हैं, डिटर्जेंट बनाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा, कांच, साबुन, इस तरह के जो उद्योग हैं उनमें इनका जो उत्पादन किया जाता है, कांच उद्योग में साबुन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कागज, छपाई, प्रिंटिंग उद्योग जो है उसमें, और वस्त्र उद्योग में भी ये उपयोगी है। तो ये केवल पढ़ने वाली चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करवाए हैं, उनमें से आप पढ़ के इनको नोट कर लें। इसके बाद में अगला जो यौगिक आता है वो है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नॉर्मली कई बार ये हम पढ़ते हैं कि वर्तमान में जो मकान वगैरह बनाए जाते हैं उसमें छत वगैरह पर POP करवाई जाती है।
पीओपी जो करवाते हैं उस पीओपी करवाने में यही चीज़ जो है वो काम में ली जाती है। उसमें पीओपी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई शीट वगैरह आती हैं वो लगा देते हैं ताकि मकान को ज़्यादा आकर्षक और सुंदर वगैरह बनाया जा सके। वो जो शीटें वगैरह आती हैं वो पीओपी या इस यौगिक की ही होती हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। डॉट लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर यह आधा जल का अणु जो है वो किसको दर्शा रहा है, क्रिस्टलन जल को। तो ये क्रिस्टलन जल को शो करता है। अब इसका सूत्र के अनुसार नाम जो है वो क्या हो गया, Ca यानी कैल्शियम। SO4 के लिए काम में लेते हैं हम शब्द सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया लवण का नाम। अब जल के अणु को कैसे दर्शाएंगे, हाइड्रेट के द्वारा। और कितने, आधा इसके लिए लिखते हैं हम अर्ध या सेमी या हेमी, अलग अलग नाम लिखे हुए मिल सकते हैं। सेमी का मतलब भी आता होता है, हेमी का मतलब भी आता होता है और अर्ध का मतलब आधा है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये इसका हो गया रासायनिक नाम। प्राप्ति, एक यौगिक आता है जिप्सम, ये जिप्सम नामक पदार्थ है। इस जिप्सम को एक निश्चित तापमान पर 393 केल्विन पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इस निश्चित तापमान पर जब इसको गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर ये क्या बनाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और साथ में डेड जल के अणु जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली हो गई कि यहाँ आधा जल का अणु कैसे हो गया, यहाँ डेढ़ जल का अणु कैसे हुआ, क्योंकि अणुसूत्र हमेशा पूर्ण संख्या में लिखे जाते हैं। तो आधी कोई चीज कैसे हो सकती है, जल का आधा अणु कैसे होगा। तो यहाँ पर ये इसका एक्चुअल में देखा जाए तो सही सूत्र नहीं है। इसका सही अणुसूत्र ये होता है CaSO4.H2O और इसके साथ में लगाते हैं यहाँ 2, यानी कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु हैं, इनके साथ में जल का एक अणु जल योजित होता है, क्रिस्टलन जल के रूप में पाया जाता है। अब इकाई हम परिभाषित करते हैं क्रिस्टलन जल की, इकाई अणु सूत्र के साथ में जल के कितने अणु होंगे, तो 2 जल के अणुओं के साथ में यदि जल का एक अणु है, 2 कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के साथ में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2 कैल्शियम सल्फेट के अणुओं के साथ में यदि जल का एक अणु जुड़ा हुआ है तो एक के हिस्से में कितना आएगा, आधा। इसलिए इसका सूत्र ये हुआ CaSO4.2H2O। तो लिखने में ऐसे लिखा जाता है, बाकी सूत्र ये भी होता है, सही सूत्र इसका यही है, लेकिन आप ध्यान में यही रखोगे क्योंकि बुक के अनुसार यही दिया गया है। तो बोर्ड के अनुसार जो उत्तर सही मान्य किया जाएगा वो ये होगा, हालांकि ये गलत नहीं है। फिर इसके बाद में प्राप्ति की हमने बात की, जिप्सम को 393 केल्विन, ज्यादा उच्च तापमान पर गर्म नहीं करते हैं, ज्यादा गर्म कर देंगे तो ये आधा जल का अणु भी निकल जाएगा और शुष्क कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाएगा, जो उपयोगी नहीं होता, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में काम में नहीं आता है। उपयोग, गुणों की पहले एक गुण की बात करें, इसका गुण क्या है, ये देखें जस्ट इससे उल्टा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हॉस्पिटल वगैरह में रखा जाता है या फिर भवन निर्माण में काम में लेते हैं तो प्लास्टिक के कट्टों में आता है, और इसका गुण जो है वो एग्जैक्ट सीमेंट की तरह से ही होता है। जैसे सीमेंट है उसको यदि हम बाहर खुले में रख दें और नमी वगैरह हो तो थोड़े दिनों में क्या होती है, वो जम जाती है, और जब वो जम जाती है तो यूं नहीं है कि उसको वापस पीस कर काम में लिया जाए, सीमेंट का गुण ही खत्म हो जाता है। यही गुण प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा वायुरोधी पात्रों में रखा जाता है, कारण खुले में छोड़ देंगे तो ये पानी से क्रिया कर लेगा और पानी से क्रिया करके जम जाएगा या कठोर हो जाएगा और क्या बना लेगा, जिप्सम, जो उपयोगी नहीं रहता। इसलिए उपयोगी बना रहे इसलिए हमेशा इसको क्या रखा जाता है, ऐसे पात्रों में जो वायुरोधी हों, क्योंकि जल से क्रिया करके ये कठोर जिप्सम में बदल जाता है और काम में लेने लायक नहीं रहता। उपयोग, हड्डियों को जोड़ने में, कई बार चोट वगैरह लगने पर हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर जो है वो कच्चा पट्टा बांधते हैं और फिर उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं जिससे पक्का पट्टा बन जाता है। तो पक्का पट्टा बांधने के लिए जो पट्टी की जाती है वो जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से की जाती है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो पट्टी बांधी जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। घरों के निर्माण में, घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो उसमें पीओपी करवाते हैं छत वगैरह पर। दांतों के उपचार में, दांतों में गड्ढे वगैरह होने पर डॉक्टर जो मसाला भरते हैं उसमें ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा मूर्ति निर्माण में, सजावटी चीज़ें या मूर्तियाँ वगैरह जो हैं, जैसे सफ़ेद पाउडर से, मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ वगैरह जो आती हैं वो पीओपी से बनी हुई होती हैं। तो आज के लिए ये इतना ही। 6 जो यौगिक है, रासायनिक यौगिक जो हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके सामान्य नाम, खास तौर से इनके अणुसूत्र और इनके रासायनिक नाम,
और इनके उपयोग, ये महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कुछ गुण वगैरह जो है वो बताए हुए हैं, नोट भी करवाए हुए हैं। इनको आप साथ साथ में कॉपी में नोट करते रहेंगे और कोई चीज़ यदि ध्यान में नहीं आती है तो कमेंट वगैरह करके बता दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।